घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात तो करेंगे कोरोना की ही, इस संकट काल की, इस आपदा काल की, आपातकाल की, जिसमें आप और मैं जी रहे हैं। हमारी सांसें अटकी हुई हैं, व्यवस्था की पोल खुल रही है, धज्जियां उड़ रही हैं, बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स की उपलब्धता नहीं है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं, अंतिम संस्कार भी लोग नहीं कर पा रहे। इसीलिए गंगा में या नदियों में शव प्रवाहित किए जा रहे हैं या रेत में दफना दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अंतिम संस्कार रीति रिवाज के साथ परंपरा अनुसार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पैसे ही नहीं। ये एक कड़वी हकीकत है। एक कतार लगी हुई है, वेटिंग लिस्ट है, अस्पतालों में भी और शमशान घाटों में भी, कब्रिस्तानों में भी। और जब आपकी मेरी हम सबकी सांसें अटकी हुई हैं, तो जो देश का भविष्य है उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। और जब मैं देश के भविष्य की बात करता हूं तो मैं आपके, अपने, हम सबके बाल बच्चों की बात कर रहा हूं। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं तो रद्द कर दी गई हैं। वो इतनी जरूरी भी नहीं होती आपको स्ट्रीम पकड़ने के लिए। हां, उनकी जरूरत होती है कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है। उसके लिए तो 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं जरूरी होती हैं, वो तो रद्द कर दी गई। लेकिन 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, वो हमारे भविष्य का भविष्य तय करती हैं। हमारे बच्चे आगे कहां जाएंगे, किस कॉलेज में दाखिला होगा, कौन सी स्ट्रीम लेंगे, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे क्या, उनकी सांसें अटकी हुई हैं। क्योंकि जो बोर्ड परीक्षाएं अमूमन हर साल मार्च अप्रैल में मुकम्मल हो जाती हैं, वो मई तक कोरोना के चलते, इस संकट काल के चलते मुलतवी कर दी गई थी, स्थगित कर दी गई थी। लेकिन हम मार्च के ठीक मध्य में बैठे हैं और अभी इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि बोर्ड की परीक्षाएं होंगी भी या नहीं होंगी। हमारा शिक्षा मंत्रालय, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। सीबीएसई बोर्ड, जिसकी जिम्मेदारी होती है बोर्ड की परीक्षाएं करवाने की, उन्होंने रुख और रवैया साफ नहीं किया। अभी जून तक के लिए स्थगित हैं। तो क्या 1 जून से परीक्षाएं हो जाएंगी? उसके लिए भी 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि भाई ये तारीखें तय की गई हैं, तो आप तैयार रहिए। लेकिन जो हाल है, आज के भी आंकड़े बता दूं, 3,26,098 नए मामले आए हैं। संक्रमण के मामले घट रहे हैं, यह अपने आप में एक खुशी की बात है। लेकिन 3,890 लोगों की मौत भी हुई है। यह 4,000 के करीब ही आंकड़ा लगातार चल रहा है। और क्या यह अपने आप में सही आंकड़ा है? यह भी एक अहम सवाल है। अंडर रिपोर्टिंग भी हो रही है। क्या हम निजात पा पाएंगे इस कोरोना से? अभी तो आशंका यह जाहिर की गई है और की जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के राघवन कहते हैं कि थर्ड वेव इज इमिनेंट। तीसरी लहर तो आएगी ही, पर उसके प्रकोप, उसकी भीषणता को हम काबू में ला सकते हैं। वैक्सीनेशन की जा रही है, पर वैक्सीन की किल्लत है। अब अभी हमें टाइमलाइन दी जा रही है 200 करोड़ डोजेज अगस्त से दिसंबर के बीच आ जाएंगी,
पर यह 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए है। अभी 2 साल से 18 साल के लिए तो ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीनेशन के। तो जो हमारे बच्चे हैं 18 साल, 18 से कम ही उम्र के हैं, ज्यादातर बालिग अभी पूरी तरह से हुए नहीं हैं, जो 12वीं के इम्तिहान देंगे उन्हें तो वैक्सीन लगी नहीं है। पिछले साल लगभग 1.5 करोड़ बच्चों ने 12वीं के इम्तिहान दिए थे। सीबीएसई और अलग अलग स्टेट बोर्ड्स जो हैं हमारे देश में, 1.5 करोड़ बच्चे पर सांसें अटकी हुई हैं, इम्तिहान होंगे नहीं होंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल कर दी गई है। ममता शर्मा ने यह याचिका दाखिल की है कि एक वस्तुनिष्ठ पद्धति के तहत सभी बच्चों को पास किया जाए, एक मेथोडोलॉजी इजाद की जाए। इंटरनल एग्जाम्स होते हैं 12वीं में, बाकी समय बच्चे ने क्या किया उसके प्रदर्शन के हिसाब से उसको नंबर आवंटित कर दिए जाएं। इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे? माता पिता इजाजत भी देंगे, तैयार भी होंगे क्या, अगर इम्तिहान होते भी हैं, कि वो बाहर जाएं, एक क्लासरूम में बैठकर अपने एग्जाम्स को राइट करें? ऑनलाइन एग्जाम्स हो नहीं सकते। गांव देहात के बच्चों का क्या होगा? इसमें सवाल यह भी है कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये आफत हमारे सामने आई है या ये दिक्कत पेश आई है। पिछले साल भी हम कोरोना की पहली लहर से गुजर रहे थे, तो हमारे पास तजुर्बा है। हम ऐसी स्थिति से पिछले साल भी मुखातिब हुए थे। यूनिवर्सिटीज के सेशन बहुत डिले हुए थे, सितंबर के बाद एकेडमिक सेशन चल पाया था। तो एक बार पिछले साल तो हम ये मान सकते हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, तो क्या तैयारी करें। पर इस साल के लिए क्या कोई प्लान भी था कि कोरोना रहा तो हम क्या करेंगे? बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में ना लटक जाए, अटक जाए, उसके लिए प्लान बी क्या थी? या शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई दरअसल नई शिक्षा पद्धति को इजाद करने में, उसे बनाने में मशगूल थे। मौजूदा स्थिति, मौजूदा पद्धति कैसे आगे बढ़ेगी इसका ख्याल ही नहीं था। नई शिक्षा पद्धति पर क्या हमने सारा जोर, सारी ताकत, सारी एनर्जीज उसी पर लगा दी कि आज बच्चे असमंजस में हैं। 1.25 साल हो गया, घरों में बंद हैं बच्चे, तैयारी कर रहे हैं। बहुतों ने एजुकेशन लोन भी ले लिया, बाहर की यूनिवर्सिटीज में वो जाना चाहते हैं। अच्छी खासी तादाद है जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जाते हैं पढ़ने के लिए, और इनका असर जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स जो आईआईटी के लिए होते हैं, नीट जो मेडिकल के लिए होते हैं, आईआईटी के भी 2 चरण जो इम्तिहान के होते हैं वो मुकम्मल हुए हैं, 2 और होने हैं। तो सिर्फ कॉलेज के एडमिशन, कॉलेज में दाखिले की बात नहीं है, ये आईआईटी और मेडिकल के छात्रों के लिए भी दिक्कत का सबब सामने है। लेकिन कोई सीधा जवाब सामने नहीं मिल रहा है। बीच में अफवाह उड़ी और हम उसे पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अफवाह उड़ी कि नहीं, रद्द कर दिए जाएंगे 12वीं के इम्तिहान, तो सीबीएसई ने यह क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सवाल यह है फैसला कब लिया जाएगा? क्लैरिटी से क्यों नहीं बताया जाता कि इम्तिहान होंगे?
वो जून में ना हो पाए तो जुलाई में होंगे, जुलाई में ना हो पाए तो अगस्त में होंगे, लेकिन हम करवाएंगे। और उसके लिए आईआईटीज हों, मेडिकल कॉलेजेस हों या तमाम यूनिवर्सिटीज हों, उनसे हम बात कर रहे हैं। एकेडमिक सेशन डिले हो सकता है। यह व्यवस्था करने में कौन सी रॉकेट साइंस लगती है? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, 12वीं की परीक्षाएं होंगी या नहीं? और पिछले साल से क्या हमने कोई सबक नहीं सीखा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा सांसद हैं, नौकरशाह रह चुकी हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं, अपराजिता सारंगी। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका अच्छा खासा दखल है। दीपिका शर्मा है मेरे साथ, प्रिंसिपल हैं ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल की। ममता शर्मा वकील हैं और याचिकाकर्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका का मैंने जिक्र किया, ममता शर्मा ने ही दाखिल की है। और सीमा त्यागी पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़ी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। और एक और खास मेहमान प्रोफेसर आनंद, सुपर 30 के प्रोफेसर आनंद, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है, गरीब बच्चों के लिए। कमाल का काम करते हैं, आईआईटी के लिए तैयार करते हैं प्रोफेसर आनंद। बिरले ही लोग हैं जो गरीबों की सुध लेते हैं, और उम्र बिता दी है प्रोफेसर आनंद ने उनकी सुध लेते हुए। तो यहां पर सबसे पहले ममता शर्मा, सवाल आपसे, आपने ये याचिका जो दाखिल की है, आपको क्या जरूरत महसूस हुई कि आपने ये याचिका दाखिल की? इशू सिर्फ एक बच्चे का नहीं है। यहाँ पे देयर आर मोर देन 12 लाख स्टूडेंट्स, wherein they are aspiring to for further studies। उनको कुछ नहीं पता कि फर्दर वो क्या करने वाले। मेरे खुद के परिवार में my nephew is in class 12, और इतने मैंने देखा है करीब से। he used to study for 10 hours 12 hours every day। जब आप हर रोज पढ़ रहे होते हो, you know that you will be having exams next month, because इतना कुछ होता है, आपको साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना पड़ता है। तो अगर आपको अभी यही नहीं पता है कि आपके एग्जाम्स होंगे भी या नहीं, तो उस सिचुएशन में द काइंड ऑफ स्ट्रेस, ट्रॉमा दैट यू गेट, एंड बेसिकली दे आर द यंग माइंड्स। और ममता, एक चीज मैं और जोड़ दूं, आपने 12 लाख का ही जिक्र किया, आप सिर्फ सीबीएसई की बात कर रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड्स होते हैं। ये दरअसल ये आंकड़ा जो है ना, ये लगभग 1.5 करोड़ चला जाता है। 1 करोड़ 43 लाख बच्चों ने 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान दिए थे पिछले साल 2020 में। और इस बार अब अलग अलग राज्य, मैं ये बात क्यों क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं, ये यहां पर हमारे नीति निर्धारक जो हैं, कर्ता धर्ता, उनको संज्ञान लेना चाहिए। यूपी में बोर्ड के इम्तिहान जो हैं, 10वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, 12वीं के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। मध्य प्रदेश में भी 12वीं की परीक्षा हालात सुधरने पर कराई जाएगी। यही हाल केरल का है। केरल में लॉकडाउन अभी चल रहा है, अब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है पश्चिम बंगाल में। वहां पर भी 12वीं के बोर्ड इम्तिहान को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यह तादाद बहुत बड़ी है, सिर्फ सीबीएसई की बात नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया संदीप जी, बिकॉज अगर हम 14th का नोटिफिकेशन अगर सीबीएसई का देखें या हम सीएसआईसी का नोटिफिकेशन देखें, उसमें वी डोंट फाइंड एनी लॉजिक बिहाइंड इट कि आपको लगता है कि क्लास 10 के एग्जाम्स आप कैंसिल कर रहे हो बिकॉज यू ऑल्सो एक्सेप्ट that it is not possible to conduct the examination। then when both the examination are थोड़ा हिंदी में ममता, मेरे दर्शक ज्यादातर हिंदी बेहतर समझते हैं। देखिए, जब दोनों ही बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उस सिचुएशन में हम लोग जब एक 10वीं की परीक्षा के लिए हम लोगों को कह रहे हैं कि एक इंटरनल एग्जामिनेशन के बेस पे आप ग्रेडिंग करोगे, उसमें भी एक बहुत अच्छा उन लोगों ने ऑप्शन दिया है कि यदि आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो लगता है कि नहीं, हम लोग इस जो भी मार्किंग हुई है उससे हम खुश नहीं है, दे विल बी गिवन, उन लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप फिजिकल परीक्षाएं जब भी सिचुएशन होगी वो
करा देंगे। तो वही उसी प्रणाली को हम क्लास 12 के लिए क्यों नहीं अपना सकते? उसके कोई रीजनिंग उन लोगों ने नहीं दी है, सिंपली पोस्टपोन करके आप बोलते हो नहीं कि नहीं, जून में उसमें भी हम तकलीफ है ममता। बहुत से माता पिता को, और मैं बहुत से लोगों से बात करके आया हूं ये शो करने के लिए, बहुत से बच्चे ऐसे, मैंने बातचीत की, वो कहते हैं कि देखिए सर, ये हमारे साथ तो बहुत ही नाइंसाफी हो जाएगी। हमने पूरी तैयारी की, हमारे बहुत से सहपाठी हैं, उन्होंने पूरे साल तैयारी नहीं की, इंटरनल एग्जामिनेशंस जो होते हैं उसमें तो फेवरेटिज्म भी चलती है, ये तो अपने आप में एक इम्पार्शियल तरीका है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, हम तैयारी करते हैं, हम एक मुश्त की जी इतने नंबर ले लो, उसके लिए क्यों तैयार हों? जो बच्चे अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर रहे हैं उनकी तो बातें खिल जाएंगी जी, बोर्ड एग्जाम रद्द हो गए, टल गए, एक सबको एक मुश्त एक तरीके से कुछ नंबर दे दिए जाएं एक मेथोडोलॉजी से। लेकिन मेहनत जाया क्यों जाए, इसका एक पक्ष ये भी है ना ममता। आपने जो कहा संदीप जी, ये इसका पक्ष है, तो उसका एक जो हमारे पास जो इन्होंने खुद हम नोटिफिकेशन उन्होंने खुद ये सुझाव दिया है कि अगर स्टूडेंट्स उससे सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी उनको ग्रेडिंग है, एंड दे वांट टू, अगर वो उसमें अपियर होना चाहते हैं परीक्षा में, तो जब सिचुएशन हालात नॉर्मल होंगे तो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा उनके लिए। दे विल बी कुछ एक ऐसा प्रोसीजर वो लेके आएंगे उसके लिए। तो अगर प्रोसीजर ही तो नहीं है, प्रोसीजर ही तो नहीं है। अपराजिता सारंगी, आप करियर ब्यूरोक्रेट भी रही हैं, अब देश के लॉ मेकर्स में से एक हैं, आप सांसद हैं। ये बच्चों की जो सांसें अटकी हुई है ना, उनको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इम्तिहान होंगे कि नहीं होंगे, क्लैरिटी हो कि जी जितना भी विकराल हो जाए, जब भी वक्त मिलेगा, जब माहौल दुरुस्त हो जाएगा, हम इम्तिहान पक्का कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये क्लैरिटी तो होनी चाहिए। हम 15 मई में बैठे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। ममता शर्मा जी ने और आपने जो कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आज के दिन हमारे बच्चे, शिक्षक शिक्षयित्री और अभिभावकगण असमंजस और दुविधा की अवस्था में हैं। उनकी मानसिक अवस्था को मैं समझ सकती हूं। मैंने शिक्षा विभाग में काम किया है और मैं बता दूं कि घर में बच्चे हैं जो 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, मैं समझ सकती हूं। लेकिन यह कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पिछले 24 घंटों में 3,26,000 कोरोना के केस आए हैं और करीबन 3800 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। और मैं आपको कह दूं, हमारे बच्चों की सुरक्षा हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्या अभिभावक, क्या शिक्षक शिक्षयित्री, क्या लॉ मेकर्स, क्या सरकार, हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। देखिए, ये जो महामारी है, ये एक शताब्दी में एक बार होने वाली महामारी है, वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक। और जिस तरह की अवस्था है, मुझे लगता है हमें फूंक फूंक कर कोई भी कदम लेना पड़ रहा है। मुझे लगता है जान है तो जहान है। बच्चे हमारे भविष्य हैं, मैं मानती हूं, आपने सही कहा, बच्चे हमारे वर्तमान भी हैं, लेकिन इसीलिए उन्हें सुरक्षित रखना है। तो उसमें क्लैरिटी तो होनी चाहिए। पिछले साल का तजुर्बा हमारे सामने है, कोई क्लैरिटी तो है, या इंतजार कीजिए, अभी बताएंगे तारीख, उसमें और मेंटल प्रेशर कितना बढ़ता है अपराजिता बच्चों पर। जब मैं समझ रही हूं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप केंद्र सरकार को धन्यवाद दें, शिक्षा मंत्रालय को धन्यवाद दें। 14 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है वो तो बहुत ही स्पष्ट है। इसमें कहा गया था कि हम सारे अंशीदारों के साथ, भागीदारों के साथ बातचीत करेंगे और अभी स्थगित किया जा रहा है और 1 जून तक हम बताएंगे, 1 जून को बताएंगे। और जब भी परीक्षा होगी उसके पहले 15 दिन बच्चों को निश्चित तौर पर दिया जाएगा। तो हम 1 जून से काफी पहले हैं और मैं आपको आज के दिन बताना चाहती हूं, सबको बताना चाहती हूं, देश के सामने उपस्थापित करना चाहती हूं कि बातचीत चल रही है। जितने भी अंशीदार हैं, देखिए, अभिभावक भी हैं, टीचर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए
स्थिति की समीक्षा करते हुए साइंटिस्ट डॉक्टर से बातचीत करते हुए निर्णय लिया जा रहा है और ठीक निर्णय होगा, ऐसा निर्णय होगा जो बच्चों के हित में होगा। कोई प्लान बी थी हमारी, संयम प्लान बी बनाई हमने अपराजिता, कोई प्लान बी बनाई, पिछले साल भी यही आलम था, यही असमंजस था, कोई प्लान बी है हमारी कि नहीं हालात ठीक हो जाएंगे, हमें भविष्य की चिंता है, बच्चों की बड़ी चिंता है, बड़ी फिक्र है। प्लान ए है, देखिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिक्र है और तीसरी लहर भी आने वाली है, इसे आप याद रखें। और आप ये बात भी जानते हैं कि हम लोगों ने जो कोवैक्सीन की जो वो वैक्सीन है जो बच्चों को लगेगी 2 वर्ष से 18 वर्ष तक, उसने अपनी परीक्षा पास कर ली है, जो क्लिनिकल ट्रायल होना था वो पास हो गया है। तो हमारी तो हम सब की इच्छा है कि 2 वर्ष से जितने भी लोग हैं, अभी 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लग नहीं रही, फिर आप ये भरोसा कायम करेंगे 2 से 18 साल वालों को वैक्सीन लग जाएगी, अब 18 से ऊपर वालों को तो लग नहीं रही अपराजिता। देखिए, इस विषय में ब्लूप्रिंट देश के समक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल उपस्थापित किया है। इसके विषय में कुछ भी बोलना मुझे लगता है मेरी अपरिपक्वता होगी। कल कह दिया गया है 1,92,00,000 इस महीने के अंत तक लग जाएगा। वो 18 साल से नीचे वालों के लिए नहीं है ना, और आगामी दिसंबर तक 216 करोड़ डोजेस वो 18 से नीचे वालों के लिए नहीं है, वही इम्तिहान देंगे है कि हम परीक्षा ठीक ढंग से करें कि नहीं। वो 18 साल से नीचे वालों की नहीं है ना टाइमलाइन। मैं समझ रही हूं। हाँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि परीक्षा के लिए जो स्पष्टता मिलनी चाहिए वो हम स्पष्टता बहुत शीघ्र देने वाले हैं, बहुत शीघ्र। तो फिर से वही इंतजार कीजिए, बच्चों के हित में इंतजार कीजिए। वेटिंग लिस्ट जो चल रही है अभी देश में, इंतजार कीजिए, बच्चों को यह समझाएं घर में कि इंतजार, बेटा इंतजार करो, अभी लगे रहो, अभी तैयारी करो, यह समझाएं। दीपिका शर्मा, आप भी यही समझा रही हैं माता पिता को, आपको भी आपके स्टूडेंट्स फोन करते होंगे कि नहीं बेटा इंतजार कीजिए, बी पेशेंट। थैंक्स फॉर हैविंग मी। अभी क्या है कि अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है, बहुत चैलेंजिंग टाइम है। बच्चों को तो मोटिवेटेड रखते हैं हम सारे। क्लैरिटी सीबीएसई से रोज हम लोग मेल्स डालते हैं, सारे प्रिंसिपल्स और स्कूल्स का ऑर्गेनाइजेशन मिलके, कि हमें अभी तो हमें 10th क्लास के रिजल्ट की टैबुलेशन पे भी कोई क्लैरिटी चाहिए, और सारे लोग उससे खुश नहीं है। ऑफ कोर्स जब आप कहते हैं कि या तो यू एक्सेप्ट व्हाटएवर स्कोर यू गेट, या फिर आप अगर खुश नहीं है तो आप फिजिकली एग्जाम देंगे। अब 12th का डिफरेंट सिनेरियो है। 12th में आपको आगे कॉलेजेस में जाना है, आपको 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। लास्ट ईयर भी फर्स्ट सेशन एडमिशन का बहुत काउंसलिंग लेट हुई थी, एडमिशंस लेट हुए थे, इस बारी भी। बट हम लोग चांस नहीं ले सकते बच्चों की हेल्थ से भी। ऑफ कोर्स क्लैरिटी चाहिए, एंड आई एम टोटली विद यू कि हमें अभी तक प्लान बी बना लेना चाहिए था, क्योंकि अभी भी 10th के लिए भी उन्होंने पूछा कि आपने यूनिट टेस्ट कर लिए, आपने फाइनल एग्जाम किए, आपने प्री बोर्ड्स कितने किए। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो सिटी और अर्बन एरियाज के हैं उन्होंने तो सब कुछ किया ही होगा, इंटीरियर वालों का थोड़ा मुश्किल रहता होगा। असर भारत तो वहीं रहता है दीपिका, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, बट क्लैरिटी ऑफ कोर्स हमें प्लान भी कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब जब थर्ड वेव की भी बात हो रही है तो हमारा ये सेशन और भी बड़ा हो गया, दूसरा सेशन नहीं, ये थर्ड वेव की बात तो और आशंका पैदा करती है ना बच्चों के मन में। बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं दीपिका, मैं ये एक्सेप्ट करते हुए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। उन्हें मालूम अरे थर्ड वेव भी आने वाली है तो एग्जाम कब होगा। बिल्कुल। लास्ट ईयर भी जुलाई अगस्त के बाद सितंबर में हमने सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्जाम लिए थे, जो फिजिकली लिए थे। और अभी भी अगर ये कहते हैं कि हम सितंबर तक लेंगे तो चलो एक सेमेस्टर प्रॉपर 6 महीने का होता है। अगर ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो इनको प्लान बी वर्कआउट कर देना चाहिए, या स्कूल्स को बताना चाहिए। जो मुझे लगता है असेसमेंट्स काफी क्रेडिबल नहीं है अभी, ऑनलाइन में क्रेडिबिलिटी कम है, बट हमें जैसे भी करेंगे, प्रोजेक्ट्स देंगे, केस स्टडी देंगे, कुछ भी करेंगे, मगर हमें प्लान बी
तैयार होना चाहिए। आई थिंक जैसे इन्होंने 10th के लिए कहा था कि आप अब दे दो, तो आई थिंक 12th के लिए इनको कह देना चाहिए कि आप जून जुलाई में इनके लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ असेसमेंट करके इनको हमें स्कोर देना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट में तो जाना चाहिए। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं या सिर्फ स्कोर्स पे बात करते हैं, तो हमारे एडमिशंस बेस्ड ही सिर्फ स्कोर्स पे, स्पेशली लाइक यही तरीका हमने इजाद किया है। ये बाहर यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक दिक्कत का सबब है। पर यहां पर प्राथमिकता है क्या हमारी? बच्चों के बारे में कोई सोच रहा है इस आपातकाल में, इस आफत काल में? आलोक शर्मा, ये हमारे देश का भविष्य है। दरअसल सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस तरह टॉपिक को आज लिया है। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस दिन आई थी उस दिन की आपने इस टॉपिक को लिया था, बहुत अच्छा टॉपिक लिया। लेकिन आज दो तीन विषय यहाँ पर खास हैं। पहला तो ये कि पिछले साल का सिनेरियो और इस साल का सिनेरियो अलग है। पिछले साल 24 मार्च तक 90% के पेपर हो चुके थे और 12वीं के 80% पेपर हो चुके थे, और उसके बेस पर ही एक सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी बनाया था और उसके बेसिस पे मार्क्स लगाए थे। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आए थे। पहला क्वेश्चन मार्क उसके अंदर आया था कि केरला में बहुत से स्कूलों में 100 के 100% 50-50 बच्चों के नंबर आ गए थे। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी लगभग 150 बच्चे हैं, 140 बच्चे केरला स्टेट के हैं, अकेले एक स्टेट के। कारण उसका यह था कि पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स में 100 के 100% बच्चे जो थे वो मार्क्स वहां से आ गए। तो एक उदाहरण मैंने केवल दिया कि किस तरह नहीं बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और यही आशंका है जो मेहनती बच्चे हैं वो कहते हैं जी सर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी है या इंटरनल असेसमेंट में फेवरेटिज्म हो जाएगी, हमारी मेहनत तो बिल्कुल पानी फिर जाएगा। संदीप भाई, दुर्भाग्य ये है कि मोदी साहब इवेंट मैनेजमेंट करते हैं कि मुश्किल सवाल पहले ले लेना और आसान सवाल बाद में ले लेना। लेकिन देश आज जानना चाहता है, सबसे मुश्किल सवाल है कि 12वीं के एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। मोदी साहब उसका जवाब नहीं देते हैं। पिछले साल का 1 साल का इतिहास देखिए, नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, कोई एग्जाम रहा हो, 10th के एग्जाम, 12th के एग्जाम, सब में फैसले कोर्ट से आए हैं। सब में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने एफिडेविट फाइल किए और एफिडेविट फाइल करने के लिए कई दिन मांगे हैं इन लोगों ने। मैं उस कमेटी में था, मैंने कुछ सजेशंस दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य सब चंगा थी और हमने तो विजय प्राप्त कर ली है। प्लान बी और सी कहां से आएगा? बीजेपी तो अपने यहाँ पर घोषित कर रही है कि हमने पूरी तरह से कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी नहीं है कि जिसके अंदर एनसीईआरटी, एससीईआरटी, न्यूपा, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सीबीएसई, आईआईटी, आईआईएम, इन सब लोगों को मिलाकर क्या एक कमेटी नहीं बननी चाहिए थी? सीबीएसई केवल एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। सिलेबस जो है वो एससीईआरटी, एनसीईआरटी और बाकी चीजें डिसाइड करती हैं, लेकिन कोई कमेटी अभी तक नहीं बनी है। अपराजिता जी मुस्कुरा रही हैं, मैं अब कहना चाहूंगा कि मुस्कुराने का समय नहीं है। हस्बैंड से पूछिएगा, वो एडिशनल सेक्रेटरी एमएचआरडी में आपके, उनसे पूछिएगा कि क्या प्लान है, प्लान बी और सी। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि क्या सर्वोच्च प्राथमिकता यही थी कि आज भी हम सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं? विदेशों में जिन बच्चों ने लोन ले लिया उनकी लोन की इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई है, उनके लोन की किस्त शुरू हो गई है। जो डॉलर की कीमत रुपए की तुलना में 72 रुपए थी आज से 20 दिन पहले, आज 74-75 हो गई। पेरेंट्स आज परेशान हैं। मैं प्रैक्टिकल समस्याएं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी बेटी का स्टैनफोर्ड में एडमिशन हुआ, 0 ईयर हुआ पिछले साल, लेकिन उसको टॉप का जो कॉलेज था उसमें नहीं मिला, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी बनी थी वो एक्सपर्ट्स ने ना बनाकर कुछ चमचों ने बनाई थी। क्योंकि यहाँ पर आप यूजीसी आज पूरी देख लीजिए, पूरी की पूरी यूजीसी ऊपर से नीचे तक, चेयरमैन से सेक्रेटरी, सबका लिंक एक ही संस्था से, नागपुर वाली संस्था से। उनका कोई एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। सर्वोच्च प्राथमिकता की बात कर रहे हैं आप सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। अपराजिता जी सांसद हैं, एमएचआरडी की पार्लियामेंट्री कमेटी की लास्ट मीटिंग क्या हुई थी और क्या उसमें 12th क्लास के एग्जाम के बारे में डिस्कस हुआ था? मैडम बता के जाइएगा आप जरा। ये सवाल पूछा है, सवाल का जवाब देंगी। अपराजिता जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल। दूसरा ये नहीं पहले इस सवाल का जवाब लेते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। एक सेकंड, अभी आ रहा हूं आलोक, आ रहा हूं। अपराजिता पहले जवाब दीजिए। देखिए, मैं मुस्कुरा रही हूं क्योंकि कांग्रेस को बस एक ही चीज पता है, विरोध के नाम पर विरोध करना और हर जगह प्रश्न चिन्ह लगाना। हम बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सकारात्मकता के साथ करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि आज भी बातचीत हुई है, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशंस हुए हैं,
हम कौन से stakeholder? परिपक्वता एक मिनट, के बीच साथ में नहीं, निर्णय आलोक, लेते हैं। तू मैं आलोक जी, नहीं, इस आपको बात को मौका याद मिलेगा। रखें। हाँ। 1 जून कहा गया था, मैं बता रही हूं, 1 जून कहा गया था। आज क्या तारीख है हम सबको पता है। जब 15 मई आज है और बातचीत चल रही है और सरकार सचेष्ट है, सरकार संवेदनशील है, बच्चों की जान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, एक भी बच्चे को कुछ ना हो, मुझे लगता है मोदी सरकार यही चाहती है। और मैं आपको बता दूं कि परीक्षा की प्रक्रिया आप क्या क्या फिर होगी, से पिछले साल से ये प्लान बी क्या होगा, कोर्ट के प्लान सी निर्देशों क्या का होगा, इंतजार प्लान कर डी रही है क्या क्या? होगा? सीधा इसके सवाल लिए- पूछ रहे हैं आलोक शर्मा। इसके लिए कोर्ट ही डिसाइड करेगा। सारे अदालत जो अंशदारों के निर्देश साथ जारी बातचीत करेगी वैसे ही करना काम जरूरी करेगी होता है। सरकार। सरकार की अपनी प्लान नहीं है बिल्कुल नहीं, इम्तिहान को लेकर। बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं। मैं स्पष्टता के साथ कहती हूं, 1 जून से 15 दिन हम पीछे हैं, याद रखिएगा। अगर ये डिबेट, वाद विवाद अगर 2 जून होता या 1 जून होता तो मुझे लगता है कि कोई दम था, कोई वजन अपराजिता, था। अभी आज मैं के अपनी दिन पीठ नहीं बच्चे थपथपा रहा हूं, परेशान ना हैं, ही हम अपने समझ रहे हैं, चैनल अभिभावक और की। शिक्षक हम ऐसे शिक्षक भी मुद्दे परेशान उठाते हैं। देखिए, ये लेकिन 15 मैं तारीख है, आपको आप बता याद दूं, रखिएगा। 1 जून को फिर बिल्कुल से नहीं। यही कार्यक्रम करूंगा और आप देखिएगा, मैं खतरे की घंटी बजा रहा हूं। अच्छी बात है, व्यवस्था मैं को स्वागत करती हूं। ताकीद कर रहा हूं, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि इसके बारे में सोचिए, नहीं तो कहानी क्या हो जाती है। अब पछताए होत क्या आपको जब चिड़िया धन्यवाद। चुग गई खेत। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूं, आश्वस्त करना चाहती हूं, आप सबको आश्वस्त करना चाहती हूं, मैं केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम कार्यरत हैं और बहुत शीघ्रता के साथ जो भी प्रक्रिया होगी, एग्जामिनेशन की प्रक्रिया होगी, वो हम देश के समक्ष ठीक है आलोक, उपस्थापित अपनी बात करेंगे पूरी और कीजिए। इस दिशा प्रोफेसर में काम आनंद जारी है। इंतजार कर रहे हैं, मेरे सबसे खास मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज है, पिछली बार भी जो था उसमें था कि 3 पेपर का एवरेज लेंगे या 2 पेपर जिसने दिए हैं उसका हाईएस्ट एवरेज लेकर हम करेंगे, और उसी वजह से सारा गुड़गोबर हुआ था। और केवल एक्सपर्ट जो थे, एक्सपर्ट्स के नाम पर मैं आगे नाम भी लेना चाहूंगा, तो वो केवल ऐसे लोग थे जो जिनका एजुकेशन से या 12th से बहुत लेना देना नहीं था। आपको सब्जेक्ट वाइज पूरी तरह से कमिटीज बनानी चाहिए थी। फिजिक्स का जो टीचर है वो इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री के लिए मार्किंग स्कीम नहीं बना सकता है। केंद्रीय नहीं, विद्यालय मार्किंग संगठन- स्कीम की तो बात बाद में आएगी, पहले तो सर, क्लैरिटी तो हो, इम्तिहान होंगे कि नहीं होंगे। सर, मार्किंग स्कीम की बात भी है कि अगर आज हम फार्मूला प्लान बी या प्लान सी लेते हैं, उसके लिए कुछ कमेटीज बननी चाहिए थी, और उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन एक अपने आप में बहुत अप्रूव्ड बॉडी थी, क्योंकि सीबीएसई केवल एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, लेकिन इन्होंने आज तक एक कमेटी नहीं बनाई। मैंने अपराजिता मेरी बड़ी बहन की तरह मैं फिर पूछ रहा हूँ, मेरे 2 सवाल हैं। क्या नेशनल लेवल पर 12th के एग्जाम के लिए कोई भी एक्सपर्ट की कमेटी है? अगर है तो उसका चेयरमैन कौन है, कितने मेंबर है? पहला सवाल। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग कब हुई थी आखिरी, और उसके मिनट्स क्या आज आप सार्वजनिक कर सकते हैं? तीसरा सवाल, एक बहुत बड़ा समस्या और आने वाली है संदीप भाई, वो है ड्रॉप आउट की। 6ठी से लेकर 12वीं तक के और प्रोफेशनल स्टूडेंट ड्रॉप आउट होंगे। जो गांव में बेचारा गांव में पढ़ रहा था बच्चा, 7वीं 8वीं 9वीं में 50-60% वाला एवरेज बच्चा था, वो बच्चा दोबारा स्कूल नहीं जाएगा 1-1.5 साल के बाद। कोई ड्रॉप आउट प्लान नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इतनी लंबी फेहरिस्त कर देते हैं ना, फिर वो जवाब नहीं मिल पाते हैं। इसलिए सबसे अहम सवाल जो आपने पूछा, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई कमिटी है, उसका कोई चेयरमैन है, कौन फैसले लेता है? अपराजिता, ये बता दीजिए आज देश को। देखिए, मैं बता दूं काम कैसे होता है। जो सचिव हैं, हमारी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की सचिव हैं, वो सचिव का कार्य है अपने लेवल पे, अपने स्तर फिर पे बीच में जितने बोलने लगे भी लोग आलोक, हैं, नहीं, पहले आलोक का माइक प्राथमिक डाउन स्तर कीजिए। पे उनका मतामत लिया जाए, उनके मंतव्य लिया जाए, और उसके बाद एक बड़ी कमेटी के साथ वो बैठती हैं, और जब सारी बातें अभी हो जाती 12वीं हैं, के तो बोर्ड फिर की परीक्षाएं हों या आदरणीय ना मंत्री हों, के साथ इसके बैठकर लिए कोई जो कमेटी भी है निष्पत्ति या जो भारत भी सरकार निर्णय की? लिया जाता है, वो रिकमेंडेशन, वो सिफारिश के तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा, और उनका अप्रूवल अभी लेने कोई के कमेटी है बाद, क्या? उनकी स्वीकृति, उनका अनुमोदन लेने 12वीं के के बाद बोर्ड के ये इम्तिहानों देश को के समक्ष लेकर उपस्थापित हमारी किया जाता है। रणनीति क्या बिल्कुल है, उसके कमेटी। लिए कोई बोर्ड, कोई कमेटी है, उसका चेयरमैन कौन है? बिल्कुल है कमेटी। हाँ,
बिल्कुल है। और मैं आपको बता दूं, कौन है इन्हें उसका ज्ञात चेयरमैन? नहीं है, मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अर्बन डेवलपमेंट की मेंबर हूं। इन्होंने कहा मैं एजुकेशन की मेंबर हूं, मैं एजुकेशन की मेंबर नहीं हूं, मैं अर्बन डेवलपमेंट की मेंबर हूं। नहीं, ज्ञात वो नहीं कमेटी का है। चेयरमैन ये तो कौन है, आपको मैं बता ये दूं। जानना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कह दूं कि जहां तक चेयरमैनशिप की सवाल का सवाल है, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन, उनके हाथ ठीक में है? सब कुछ है। इस विषय ठीक में है। आपको बता दूं कि ठीक है, सचिव मैं ने समझ गया। रमेश पोखरियाल निशंक, उनके हाथ में सारी बागडोर है। अब प्रोफेसर आनंद, आपको समझ में आ रहा है बच्चों के भविष्य को लेकर कोई क्लैरिटी दिख रही है आपको? देखिए, सच्चाई है संदीप भाई कि हमेशा कमेटी बनाने से, मंथन करने से बहुत कुछ निकलता है। अगर सच पूछा जाए तो आज जो आपने बड़ा सवाल खड़े किए हैं यहाँ पर, बड़े सवाल को, और हम लोग इतने लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं, इस पर भी सरकार अमल करे, इससे कुछ निष्कर्ष निकाले तो फायदा होगा। स्थिति गंभीर है, मौतें हो रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, माहौल खराब है, लेकिन बच्चों की घबराहट भी काफी है। बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, ये भी सच्चाई है। तो ऐसी स्थिति में अभी सबसे पहला कदम ये होना चाहिए था, हमारे समझ से, कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी आके हर हफ्ते, हर 10 दिन पर बच्चों से मिलते, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए, और उनको अपडेट देते, आश्वासन देते, उनका मनोबल बढ़ाते। लेकिन ऐसा भी हो नहीं रहा है, जरूरत है। दूसरी बात की वैक्सीन भी लगानी चाहिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, इस पर काफी जोर देना चाहिए कि बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए और परीक्षा देने के लिए तैयार करना चाहिए। तीसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपने जो अभी कमेटी की बात की, वो एकदम होना चाहिए, क्योंकि जितने अधिक लोग रहेंगे, अलग अलग तरह के अनुभव के लोग रहेंगे, उनके द्वारा निकल के जो बात सामने आएगी वो बहुत अच्छी बात आएगी। इन बातों पर हम लोगों को अमल करना चाहिए और बच्चों का भविष्य प्रोफेसर उनमें साहब, घबराहट प्रोफेसर नहीं आनंद, आए, इसका सामने जरूर ध्यान कौन आ रहा है? आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट दिया है कि शिक्षा मंत्री कोरोना से थोड़ा लड़ रहे हैं, हमारे भविष्य का तो ख्याल रखें। हर हफ्ते 10 दिन में सामने आए, बताएं, बच्चों से रूबरू हों, उनका ढाढ़स बंधाएं। वो तो हो नहीं रहा है यहां पर। वो कहां हो रहा है? ना कोई क्लैरिटी है। तो हमारा ये तो शत्रुमुर्ख वाला रवैया हो गया। इंतजार कीजिए जी, हमें आपकी चिंता है, पर अभी इंतजार कीजिए। यह रणनीति है क्या? इसे रणनीति कहेंगे? प्रोफेसर आनंद, आप ही से था सवाल। हाँ नहीं, ये हम बताना चाह रहे थे आपको कि रणनीति नहीं है। हमारा तो रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि माननीय मंत्री जी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। चेयरमैन सीबीएसई भी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनको जानता हूं। उनको भी टाइम टू टाइम आना चाहिए, बच्चों से मिलना चाहिए, सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए, और उनको ढाढ़स बनाने के साथ साथ उनको स्थितियों से अवगत कराना उनके मुंह से होना चाहिए। उनका उत्साह बढ़ाना बहुत जरूरी है अभी। लेकिन बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेशन में, आपने ठीक कहा संदीप भाई, ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि एवरेज मार्किंग के शिकार हो जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। हाँ। और फार्मूला निकाला जा सकता है, हर कठिन से कठिन समस्याओं का भी समाधान होता है। नई शिक्षा नीति पर इतना मंथन कर सकते हैं, इसके बारे में मंथन होना चाहिए था ना। दूध का जला छाछ भी होना फूंक चाहिए। कर पीता है, ये कहते हैं ना, हम दूध से जले ना हम पिछले साल। और पिछले साल बिल्कुल ठीक कहा, 70 से 80% इम्तिहान तो हो चुके थे जो आलोक शर्मा कह रहे हैं। इस बार तो हो ही नहीं पाए है ना। नहीं, कोई फार्मूला जरूर निकलना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए यथाशीघ्र, और सबको मिलकर बच्चों के भविष्य को संवारना, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम जरूर करना चाहिए। ताकि और ये सिर्फ 12वीं के बोर्ड इम्तिहान इनका की बात नहीं है प्रोफेसर आनंद, जो आप देश का भविष्य उज्जवल कराते हैं ना, गांव देहात से गरीब गुरबे जो बच्चे हैं उनके लिए जो आप बेहतरीन काम करते हैं, शब्द कम पड़ जाएंगे उसके लिए। अब जो जेईई के इम्तिहान हैं वो 2 सेशन तो हो चुके, अप्रैल और ये फरवरी और मार्च में। अप्रैल मई वाले सेशन अभी हुए नहीं। तो अभी तो इंजीनियरिंग के छात्र, जो ब्रिलियंट छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, जो आईआईटी में जाने का सपना संजोए बैठे हैं, उन सपनों पर भी पलीता लगा हुआ है। नीट का भी यही हाल है। यह सिर्फ बोर्ड इम्तिहान तक महदूद नहीं है यह समस्या प्रोफेसर आनंद। समस्या बहुत गंभीर है, और आपने सही बताया
कि जब तक कमेटी नहीं बनेगी, अच्छे लोग इस पर नहीं आएंगे, और हम तो कहेंगे आप जैसे लोग भी आए, हर पार्टी से लोग आए, कोई पार्टी और अभी चीजों से ऊपर उठ के देखने की जरूरत है। सब लोगों की राय लेनी चाहिए और अच्छा कोई रास्ता निकालना चाहिए मिलजुल कर, क्योंकि गांव देहात के बच्चों की बात है तो उनके पास अभी ऑनलाइन पहुंच नहीं है, उनके पास डिवाइस नहीं, उन तक कैसे रेडियो के माध्यम से पहुंचे। हम लोगों को युद्ध स्तर पर इस पर भी साथ साथ काम करना चाहिए। कोरोना का वैक्सीन हो, कोरोना से बचाव हो, ये सब तो होना चाहिए, लेकिन बच्चों का एक विभाग है, शिक्षा विभाग, उसका काम ही है बच्चों के और ये हमने अभी तक केंद्र की बात की है, मैं राज्यों की भी बात करना चाहूंगा। सीमा त्यागी, देखिए ऐसा नहीं है सारे सीबीएसई का इम्तिहान देंगे या आईसीएसई का देंगे, स्टेट बोर्ड वाले भी तो है ना। उत्तर प्रदेश, आप गाजियाबाद में बैठी हैं, या मध्य प्रदेश या बिहार या पश्चिम बंगाल या केरल, उनके भी तो अपने बोर्ड हैं। वहां पर कौन सी क्लैरिटी आई हुई है? अभी तो हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। किसी भी राज्य सरकार ने खुलकर सामने आकर बच्चों को कुछ बताया भी है क्या? जी, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। ये समझो कि हेड्स ऑफ टू यू कि आप इस सबसे कठिन क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। अभी आपने जो शुरुआत की थी अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से की थी, और मैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके सामने लिए बैठी हूँ, और इस क्वेश्चन का जवाब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिन्होंने बनाई है, इसके 2-3 लाइनें मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, जिससे ये पता लगेगा कि एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर। आप 2019 की एजुकेशन पॉलिसी में लिखते हैं कि बच्चों की सोशो इमोशनल लर्निंग होनी चाहिए। आप इमोशनल लर्निंग की बात कर रहे हैं, पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगी, उसके 3 पेज आगे मैं चलती हूं और वहां लिखा हुआ है, The current board examination system does not line up with the goal। ये आप एजुकेशन पॉलिसी में लिख चुके हैं 19 में, जिसके लिए आप पिछले 4 साल से लगे हुए थे। तो जब आपको पता है कि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम नॉर्मल परिस्थिति में ही आपके एजुकेशन के गोल को पूरा नहीं कर रहा, तो आप इस पेंडेमिक स्थिति में क्या सोच रहे हैं? जो आप एजुकेशन पॉलिसी में लिख चुके हैं उसको अप्लाई क्यों नहीं करते? आप यहाँ लिख रहे हैं, हाईलाइटेड है संदीप जी, आप कोट कर सकते हैं, बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बी रिकंस्ट्रक्टेड टू एनकरेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबल एंड इंडिविजुअलाइज्ड करिकुला। आप एक तरफ बात करते हैं इस रामायण में होलिस्टिक डेवलपमेंट की, और इस पूरे में कम से कम 1000 बार होलिस्टिक डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट की बात होती है। और आप ये देखिए कि 14 अप्रैल को आप डिक्लेयर करते हैं कि 10th के बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे। एक आम आदमी की समझ में ये आता है कि जो 12th का बच्चा है वो 2 ही साल तो बड़ा है 10th के बच्चे से। जब वो 10th वाला बच्चा नहीं दे पाएगा बोर्ड का एग्जाम, तो 12th वाला कैसे देगा? आप अलग अलग स्टेप पर चलेंगे क्या? आप देखिए 11th में बच्चा 15 फरवरी तक बच्चा 11th के पेपर क्लियर कर चुका होता है हर स्टेट बोर्ड का। 20 फरवरी से लगभग वो 12th की पढ़ाई शुरू कर देता है। अब आप ये सोचिए कि इस साल जो बच्चे 20 फरवरी से 12th पढ़ रहे हैं, 10th पढ़ रहे हैं, उनको लगभग 1.5 साल हो गया 10th और 12th की किताबें पढ़ते। आप आनंद जी जैसे अध्यापकों की, हमारे देश के लाखों अध्यापकों की वे विडंबना देखिए कि अध्यापक अपने बच्चों को नहीं बता पा रहा कि तुम्हारे पेपर कब होंगे, कैसे होंगे। बस बच्चों बैठे रहो, बच्चों इंतजार करो। उसी ठीक है, वैलिड पॉइंट है। अपराजिता, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र कर रही है यहाँ सीमा त्यागी। वो खाका तैयार करने की बात थी, बोर्ड इम्तिहान को रिविजिट करने की बात थी, तो ये खाका तो तैयार हो जाना चाहिए था, प्लान तो होनी चाहिए थी। वो है नहीं हमारे पास, पर है क्या? देखिए, मैं कह दूं कि अभी असामान्य स्थिति है। शताब्दी में एक बार होने वाला पैंडेमिक है, इसे हम ना भूलें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो फीचर्स है उसे आगामी दिनों में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसका कार्यान्वयन हो,
मुझे लगता है हम सब चाहते हैं और निश्चित तौर पर सरकारों की तरफ से, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सब लोगों की तरफ से, सब संस्थाओं की तरफ से इस दिशा में हम काम करेंगे। बात अभी हो रही है परीक्षा की, बात अभी हो रही है पैंडेमिक की, और मैं आप सबको कह दूं कि सारे मंतव्यों और सुझावों को सरकार सम्मान देती है। अभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जारी है और मैं पुनरावृत्ति करना चाहती हूं कि बहुत शीघ्र इस दिशा में जो भी निर्णय होगा वो देश के समक्ष हम उपस्थापित करेंगे और ऐसा निर्णय होगा जो दीपिका शर्मा, लगातार ये बात कही जा रही है, एक सेकंड, स्टेक होल्डर से बात कर लेते हैं ना, प्रिंसिपल हैं दीपिका शर्मा, कि स्टेक होल्डर से लगातार सलाह मशवरा किया जा रहा है। आपसे सलाह मशवरा हो रहा है? सीबीएसई, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोग आपसे संपर्क में हैं? नथिंग वी डिड हैव, हमें ये जरूर पूछा गया था कि आपने ये वाले इम्तिहान लिए हैं, मंडे वाले वीकली लिए हैं, मिड टर्म्स लिए हैं, बट हमसे ये नहीं पूछा गया था कि आप सोचते हैं या आपका क्या आइडिया होगा। एनईपी पे भी लिया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा सा बाद में लिया गया था, मगर हमें ये नहीं पूछा गया था कि अगर एग्जाम पिछली बारी आपको मुश्किल हुए थे बच्चों को कराने, अब की बारी आप क्या करा सकते हैं या कैसे, क्योंकि आई फील कि अभी शायद नेक्स्ट ईयर भी हमारा हाफ ईयर ऐसे ही जाएगा जिस तरह मुझे ये दिख रहा है, बट देयर इज नथिंग हैपनिंग एट दैट एंड। यानी कि यहाँ साल बर्बाद हो रहे हैं और संकट बढ़ रहा है। और ये बात सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है आलोक, मैं आपका यहां पर ये टेक चाहूंगा, आपने केरल का उदाहरण दिया था, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? स्टेट बोर्ड्स भी है ना 12वीं के, मैं बिल्कुल कोई बोलने को तैयार है क्या? कुछ नहीं, मुझे सन्नाटा। मेरे टिप्स पे है कितने राज्यों में स्टेट बोर्ड है और कितनों में नहीं है, मेरे ये भी टिप्स पे। लास्ट स्टेट बोर्ड सिक्किम ने बनाया अभी मेरे पास, वो भी, उसका भी पूरा बायलॉज है। मैं कहना चाहता हूं कि एग्जाम कंट्रोलिंग बॉडी के एंगल से एपेक्स बॉडी सीबीएसई है, सब स्टेट बोर्ड सीबीएसई को देखते हैं। कारण क्या है उसका कि हमारे यहाँ पर जनरलाइज सिस्टम है एडमिशन का, परसेंटेज, ऐसा नहीं कि हरियाणा का 90% और मध्य प्रदेश का 88% बराबर तुलना की जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सारे स्टेट बोर्ड इंतजार करते हैं सीबीएसई का कि जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उस एडमिशन का क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं है, इसलिए सीबीएसई की तरफ से पहल चाहते हैं। अब इसका जो कोई भी कमेटी क्यों नहीं बनी? 1993 का पार्लियामेंट्री एक्ट से सारी बॉडीज बनी है, ये जितनी भी हैं, एआईसीटी है, एमसीटी है, एमसीआई है, पीसीआई है, सारी की सारी। उसके ऊपर क्या हुआ, मोदी सरकार ने आते ही कहा कि हम यूजीसी को भंग कर रहे हैं, यूजीसी की पावर खत्म, हम एक हायर एजुकेशन एपेक्स बॉडी बना रहे हैं। उसका पता नहीं आज तक कहाँ है, वो 6-7 साल हो गए हमें सुनते हुए। एक मोहतरमा मंत्री जी आई थी, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था जब 4 साल की ग्रेजुएशन 3 साल की थी। अब बात आती है कि जब आपने एपेक्स बॉडी हायर एजुकेशन की बनाने की बात की तो इन सब की आपने पावर खत्म कर दी, इसलिए आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना पा रहे हैं। मैंने एक लेटर लिखा था एमएचआरडी को अभी कुछ दिन पहले, और उसका जो शीर्षक था वो पूरा था डिसरप्टेड रेगुलर स्कूलिंग एंड कंटेंट जनरेशन। भी कंटेंट जनरेट कीजिए आपके उस एंगल से। जब पिछले साल एक फर्क और था संदीप भाई, पूरे साल क्लास लगी थी, प्रैक्टिकल हो गए थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लैब में, इस बार कुछ भी नहीं हुआ है, बच्चा एक दिन भी स्कूल नहीं गया है। तो इस बार तो और ज्यादा कॉन्शियस होकर एक मेथोडोलॉजी बननी चाहिए थी जिसमें बच्चों के साथ न्याय हो सके। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसे ही तो मोदी साहब हैं और ऐसे ही मंत्रिमंडल सारे नहीने हैं कि वो अपना बस केवल प्रोफेसर आनंद कुमार, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है जो आज ये सवाल उठाए गए हैं ये जायज सवाल हैं, जो आशंकाएं हैं, जो डर है बच्चों के मन में, इनका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए शिक्षा मंत्री को, सीबीएसई के कर्ता धर्ताओं को? प्रोफेसर आनंद कुमार, आपसे सवाल है ये आखिरी। हाँ जी जी जी, एकदम संज्ञान लेना चाहिए। और ये तो सबसे पहले तो संदीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने ज्वलंत मुद्दे को उठाया। लोग सोचते कि लोग मौतों का शिकार हो रहे हैं, बहुत दुखद स्थिति है, बहुत सारा क्राइसिस है, बहुत सारी परेशानियां, लेकिन इसमें यह भी एक कई मानसिक रूप से परेशान है बच्चों, उसके लिए आपने आवाज उठाई, बहुत अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ही सीरियसली ले, इस पर विचार विमर्श करें, एक कमेटी बनाए, कोई फार्मूला बनाए, हर लोगों के राय के आधार पर एक फार्मूला बनाए, और टाइम टू टाइम हर सैटरडे को, हर संडे को, वीक में एक दिन आए सोशल मीडिया पर, बच्चों से बातचीत करें, उनके क्वेश्चंस को मांगे, उनके क्वेश्चन को छांट कर उसका जवाब दे,
और एक देश में अच्छा माहौल बनाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जब छात्रों से बात करते हैं और परीक्षा देने के लिए उनका भरोसा, उनका हौसला बुलंद करते हैं, तो जब इम्तिहानों को लेकर ही असमंजस हो, तो क्या शिक्षा मंत्री का, हमारी सरकारों का यह फर्ज नहीं बनता कि बच्चों के सामने आए और उन्हें बताएं, क्लैरिफाई करें इम्तिहान कब होंगे, कैसे होंगे, क्यों नहीं हो रहे हैं, वो परेशान ना हो, लेकिन उनका भविष्य, उनका साल जाया नहीं जाएगा। इन बातों के भी तो जवाब देने चाहिए ना। ये भी मन की बात जरूर होनी चाहिए। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।